प्यारे बच्चों, भूगोल विषय के बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि लॉन्ग टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, उसी से मैं आप लोगों को प्रश्नों को बता रहा हूं। इसके पहले मैंने 6 वीडियो बनाया है जो ऑफिशियल जारी किया गया था। उन सारा का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। भूगोल विषय को दो भागों में बांटा गया है, मतलब आपका दो ग्रुप बनाया गया भूगोल में। तो पहला ग्रुप में 10 चैप्टर है और दूसरा ग्रुप में 12 चैप्टर है। तो पहला ग्रुप का हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और इसमें भी हम लोग 5 चैप्टर के प्रश्नों को अभी फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और भूगोल के बच्चों को वीडियो शेयर करना ना भूले। तो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इसका क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो अनेक विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित किया है। वास्तव में भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरितल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन, अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ, इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित से होती है। पहला, अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के अनुसार अपने को ढाल लेता था तथा प्रकृति के समझ या बिल्कुल निष्क्रिय था। दूसरा, इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति की सुनता था और प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत रहता था तथा प्रकृति की पूजा करता था। तीसरा है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की अवस्था को ही पर्यावरणीय या निश्चयवाद कहा गया। और लास्ट है, अपनी आरंभिक अवस्था में मानव के प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर काफी निम्न था अतः सामाजिक विकास का स्तर काफी निम्न था। यही कारण था कि अपनी आरंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल और संसाधन भूगोल। चौथा है, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से आपका क्या तात्पर्य है। तो मानव भूगोल के मानवतावादी विचारधारा से हमारा तात्पर्य है मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षों से जोड़ना। इस विचारधारा का जन्म 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत मानव के आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि मानव का कल्याण सुनिश्चित हो सके एवं उनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस विचारधारा के अनुसार मानव की स्थिति को केंद्रीय एवं क्रियाशील माना गया। पांचवा है, मानव भूगोल के किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर्विषयक है क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धरातल के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। हम जानते हैं कि मानव मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का उन सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययनों में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययनों को प्रमुखता से सम्मिलित करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जननांग, अर्थशास्त्र आदि। नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो इस विचारधारा के प्रवर्तक गिफ्ट टेलर है। नव निश्चयवाद विचारधारा नियतिवाद एवं संभववाद विचारधाराओं के बीच का मार्ग है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है, अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है, जिसे औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना, खनन करते समय खनिज संसाधनों का अति दोहन से बचाना। आमूल या रेडिकल विचारधारा क्या है। तो आमूलवादी विचारधारा का विकास 1970 के दशक में हुआ। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए पूरे विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करती है। इस विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद के विकास के कारण ही इन समस्याओं का जन्म होता है। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान स्वामित्व एवं नियंत्रण हो। संभववाद से आप क्या समझते हैं। तो संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन
फेवरे के द्वारा किया गया। संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है तथा वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को महत्व प्रदान किया गया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव बढ़ता रहा। मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता कम कर दिया। भौतिक और मानव भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आप देख सकते हैं, एक तरफ है भौतिक भूगोल, दूसरा तरफ है मानव भूगोल। इसको आप लोग वीडियो धीरे धीरे रोक के देख के लिख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, नियतिवाद से आपका क्या तात्पर्य है? तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेटजेल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि थे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावचन, प्रकृति, वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। नियतिवाद मानव को एक निष्क्रिय प्राणी समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है, जैसे आदिवासी की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। दूसरा चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो विश्व के अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अनुकूल पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। उदाहरण दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के भाग। अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में किया जाता है। इसका फॉर्मूला है, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुने 1000। तीसरा, जनसंख्या के धनात्मक वृद्धि से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए, फलस्वरूप वहां की जनसंख्या अधिक हो जाए, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। चौथा है, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या समझाएं। तो दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए तो वहां जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। विधि लिखा गया, वृद्धि होती है। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को बताएं। तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया। दूसरा है मध्यवर्ती एवं उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरोपीय रूस का दक्षिण पश्चिमी भाग। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूर्वी भाग। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए। ये आंसर जो है वो भी ऑफिशियल ही दिया गया, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया था, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है, जन शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? विश्व में इन क्षेत्रों की स्थिति बताएं। मतलब जहाँ जनसंख्या कम होता है, तो अत्यंत ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कम होता है, गर्म में पर्वतीय भाग में और विषुवत रेखीय घने वन में। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, तो यह आंसर आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एशिया महादेश में जनसंख्या के उच्च घनत्व होने के क्या कारण है? तो ये दूसरा चैप्टर से लघुत्तरीय प्रश्न 9 को दिया हुआ था। तीसरा चैप्टर, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या की विशेषताएं किस प्रकार की है। आयु संरचना का क्या महत्व है? आंसर आप देख सकते हैं। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? तो ये फॉर्मूला है लिंगानुपात का, महिलाओं की कुल संख्या बट्टा पुरुषों की कुल संख्या गुने 1000। जनसंख्या पिरामिड क्या है? धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे।
साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। चौथा चैप्टर मानव विकास। तो मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के दो कारण बताएं। तो देश के प्रमुख 15 राज्यों में उत्तरी भारत के असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है। इसके प्रमुख कारण है आर्थिक विकास का निम्न स्तर व साक्षरता है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी है। भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के दो कारण बताएं। तो भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात के संदर्भ में यह बहुत ही अवांछनीय है। केरल, जहां साक्षरता दर भारत में सर्वोच्च है, इसके अलावा सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है। हरियाणा व पंजाब जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक, प्रति 1000 बालकों पर 800 से भी कम बालिकाएं हैं। लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग व सामाजिक दृष्टिकोण इसके प्रमुख कारण है। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को समाहित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सशक्तिकरण के अवसर में वृद्धि करता है। मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाए तो वह मानव विकास सूचकांक मापन कहलाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। सूचकांक 1 से जितना समीप होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही अच्छा होगा। भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के अस्थायी प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके उत्तरदायी कारणों को समझाएं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर इसको आप देख लीजिए। सातवां नंबर है, भारत के कुछ राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है? तो इसका आंसर है, सारा आंसर ऑफिशियल ही दिया गया है, मैंने अपने से इसको तैयार नहीं किया है। आठवां नंबर है, मानव विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इस पेपर में टोटल 10 चैप्टर हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। 5वां चैप्टर है और अंतिम चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं। तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वनों को काटकर तथा जलाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है। जब एक स्थान की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः दूसरे स्थान पर वनों को काटकर जलाया जाता है और कृषि भूमि तैयार की जाती है। इस कृषि पद्धति के कारण वन भूमि में लगातार कमी आती है, अतः जैव विविधता में कमी आती है, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी आती है तथा तापमान वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण अनवन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः स्थानांतरित कृषि भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? तो बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के आसपास अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में उच्च आय वर्ग के लोग रहते हैं, जहां ताजी सब्जी और फलों की भारी मांग रहती है। शहरी क्षेत्र यातायात के साधनों से जुड़े होते हैं, अतः आसानी से प्रतिदिन सब्जी और फलों को कम समय में उपभोक्ताओं तक भेजा जा सकता है, ताकि किसान अपने उत्पाद की उच्च कीमत वसूल कर सके। तीसरा है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के संसाधनों एवं प्रशस्तों के विकास के बाद ही क्यों संभव होता है? तो डेयरी उत्पाद जैसे दूध व इससे बने उत्पाद शीघ्र ही खराब होने वाले होते हैं और इसे शीघ्रता से शहरों तक औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचाना आवश्यक होता है। इसके लिए यातायात के साधनों का विकास तथा प्रशिक्षकों का होना आवश्यक है। प्रशिक्षकों का उपयोग करके विभिन्न डेयरी उत्पादकों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो नए चारागाह की खोजों में चलवासी पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों
में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे मध्य एशिया के किर्गिज टेंड्रा प्रदेश के लैम्प्स सेमोइड्स एवं एस्किमो एवं भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के गुज्जर, गर्दी, बकरवाल तथा भूटिया जनजाति के पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। पांचवा है आपका मिश्रित कृषि की विशेषता बताएं एवं इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुट आदि आय के प्रमुख स्रोत है। मिश्रित कृषि में पशुओं के चारे के लिए मुख्य रूप से फसलों को उगाया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। सस्यवर्धन एवं अंतर फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। छठा है आदिमकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता बताएं। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए बच्चों। सातवां नंबर है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताएं। तो ये भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। आठवां है सहकारी कृषि क्या है। नौवां नंबर है चलवासी पशुचारण से आपका क्या तात्पर्य है। और ये लास्ट है। तो बच्चों ये थे ग्रुप ए आपका। ग्रुप ए का 10 चैप्टर में 5 चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 से 10 तक के चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे झट से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।